वेलकम दोस्तों। अभी तक आपने सीखा कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना ही सफिशिएंट नहीं है। जब तक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के बाद हम उसके पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस को पूरा नहीं करते, तब तक कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकती। किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बिजनेस कुछ भी हो सकता है, बेशक वो वेबसाइट डेवलपमेंट का हो, किसी आइटम की ट्रेडिंग का हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो, कुछ भी लाइन हो सकती है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिस बिजनेस के लिए या जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसके बाद हमें क्या करने होते हैं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस। तो आज की वीडियो में हम उन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस को समझेंगे कि वो कौन कौन से कंप्लायंसेस होते हैं जो कि करने मैंडेटरी होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कंप्लायंसेस बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक कंप्लायंसेस तो ऐसा है कि अगर आपने नहीं किया तो यकीनन आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या तो आप कंपनी के अंदर हाई पेनल्टीज को पे करोगे या फिर आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तीसरा ऑप्शन भी एक ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है कि गवर्नमेंट अपने आप ही उस कंपनी को बंद कर दे। तो आज की वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी जब बन जाती है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है। बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिनों के अंदर होल्ड करनी है? जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें वो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये बोर्ड मीटिंग होती क्या है, या फिर ये मीटिंग्स क्या होती है, इनका पर्पज क्या है? किसी भी बोर्ड मीटिंग का पर्पज क्या है? पर्पज ये है, देखिए, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो जितने भी काम करती है, सबसे पहली बात तो वो सारे काम एक अप्रूवल से होते हैं। वो अप्रूवल किसकी चाहिए होती है? जो लोग उस कंपनी को रन करते हैं। अब कंपनी को कौन लोग रन करते हैं? या तो शेयर होल्डर रन करेंगे या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स रन करेंगे, क्योंकि कंपनी खुद कुछ नहीं कर सकती। कंपनी को कोई भी काम करने के लिए उसमें एक इंडिविजुअल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो इंडिविजुअल पर्सन कौन होते हैं? उसके डायरेक्टर्स। इंडिविजुअल जैसे मैं सपोज किसी कंपनी में डायरेक्टर बन जाता हूँ। वैसे तो मुझे कोई डायरेक्टर बनाएगा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा आता जाता नहीं है, लेकिन फिर भी गलती से अगर किसी ने मुझे डायरेक्टर बना दिया तो फिर मैं जो काम करूंगा तो वो ऐसा माना जाएगा कि वो सारे काम वो कंपनी कर रही है। तो मैंने आपको ये बताया कि कंपनी जो भी काम करती है वो सभी काम एक अप्रूवल से होते हैं, और वो सभी अप्रूवल मीटिंग्स के अंदर होती हैं। जितने भी काम एक कंपनी करती है उन सभी कामों को कानून की लैंग्वेज में बोला जाता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब वो नहीं कि हम जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उसका मतलब भी बिजनेस होता है, लेकिन जो यहाँ पर अप्रूवल लेते हैं हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की, या एमओए के अंदर जो ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं उसके लिए भी, उन सभी को हम लोग बिजनेस कहते हैं। अदरवाइज वो एक नॉर्मल अप्रूवल होती है। तो ये जितनी भी अप्रूवल हैं वो सारी एक मीटिंग्स के थ्रू हमें अप्रूव करनी होती हैं। तो ये सारे काम कहाँ पे होते हैं? अब आपने समझा कि मीटिंग के अंदर। और जितनी भी अप्रूवल हैं ये मैंने आपको बताया कि वो मीटिंग के अंदर ही फाइनलाइज होती हैं। अब सवाल आता है कि मीटिंग्स कितनी तरीके की होती हैं। देखिए, कानून की लैंग्वेज में मीटिंग्स 3 तरीके की होती हैं। एक है बोर्ड मीटिंग, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BOD भी लिख देते हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, या फिर कोई इसे फुल फॉर्म में भी लिख देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके अंदर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो ही उस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं और किसी काम को करने के लिए एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। और जितने भी उनके डिसीजंस हैं वो सारे रेजोल्यूशंस की फॉर्मेट में लिखे हुए होते हैं कि इस तारीख को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर ये बोर्ड मीटिंग हुई, इसके अंदर ये वाले एजेंडा रखे गए और ये वाली चीज़ें इसमें अप्रूव की गई या पास की गई। दूसरी मीटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग। जैसा कि आपको नाम से ही यहाँ पर पता चलता है कि एनुअल मतलब जो साल में एक बार होल्ड होती है। ये मीटिंग कौन होल्ड करते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स। और इस AGM, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? AGM का पर्पस क्या होता है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जितने भी शेड्यूल्स होते हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, इन सब को AGM के अंदर अप्रूव किया जाता है। एक बात। दूसरी बात कि जो कंपनी का ऑडिटर होगा, ऑडिटर कौन होगा? एक CA।
उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी एजीएम के अंदर ही कंफर्म होती है कि अभी तक हमारी कंपनी का ऑडिटर ये है और आने वाले साल के अंदर भी यही ऑडिटर रहेगा। मिस्टर एक्स सपोज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इस कंपनी का ऑडिट करते रहेंगे। ये सारी बातें एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर फाइनल होती हैं। कंपनी का मालिक कौन होता है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, मान लीजिए कि उसका मालिक कौन कहलाएगा। अब आपके सामने देखिए दो बातें सामने आ गई हैं कि कंपनी को रन कौन करता है, एक डायरेक्टर्स और एक शेयर होल्डर्स। जो भी छोटे मोटे जितने भी डिसीजंस है, सारे डिसीजंस कौन लेता है? डायरेक्टर्स। और कहां पर लेता है उन डिसीजंस को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। लेकिन कुछ बड़े डिसीजंस हैं जिसको हम लोग स्पेशल बिजनेस भी बोल सकते हैं, एजीएम के अंदर लिए जाते हैं। बैलेंस शीट की अप्रूवल है, एजीएम के अंदर ली जाती है। ये सारी बड़ी चीजें हैं। तो ये सभी जो अप्रूवल्स होती हैं वो कहां पे होती हैं? एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग तो साल के अंदर एक बार होल्ड हो गई। सपोज आपको मिड ऑफ द ईयर में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, तो वो अप्रूवल आप कैसे लोगे? क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग तो साल में एक बार होगी। तो दोस्तों वो वाली सारी अप्रूवल्स के लिए एक और ऑप्शन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर भी शेयर होल्डर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि शेयर होल्डर्स ही नहीं, इसमें डायरेक्टर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन शेयर होल्डर का होना मैंडेटरी है इन दो केसेस के अंदर। यहाँ पर यानी एजीएम के अंदर भी डायरेक्टर प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यहाँ पर डायरेक्टर भी हो सकते हैं और शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें शेयर होल्डर का होना नॉट मैंडेटरी है। और लेकिन जो एजीएम है या ईजीएम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यहाँ पर डायरेक्टर्स का प्रेजेंट होना मैंडेटरी नहीं है। एजीएम के अंदर भी डायरेक्टर का प्रेजेंट होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो अभी तक हमने ये समझा कि जो मीटिंग होती हैं इनका पर्पज़ क्या है और मीटिंग कितने टाइप की होती हैं। अब हम बात करेंगे कि जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर तैयार हो जाती है, उसके बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है उसके अंदर क्या क्या बिजनेस हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं या क्या क्या डिसीजन है जो कि पास करने होते हैं। ये बात तो अभी हमने जानी कि जो पहली बोर्ड मीटिंग है वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर होल्ड करनी होती है। होल्ड करने के बाद उसमें क्या पास हमें करना होता है? एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी होती है। ऑडिटर कौन हो सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से पास आउट हो और जिसके पास सीओपी हो, सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। दूसरा, उसमें क्या बिजनेस हमें पास करना है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस को फिक्स करने के लिए रेजोल्यूशन पास करना है। जितने भी कंपनी के डिसीजन हैं, मैं बार बार आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जितने भी कंपनी के डिसीजंस हैं वो सभी डिसीजंस रेजोल्यूशंस की शेप में पास किए जाते हैं। और रेजोल्यूशंस जितने भी आरओसी की फाइलिंग होती है सभी के साथ कोई ना कोई रेजोल्यूशन अटैच होता है। और जितने भी ये रेजोल्यूशंस हैं, ये सभी रेजोल्यूशंस के फॉर्मेट आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे, जो कि वर्ड फॉर्मेट के अंदर होंगे, जिनको आप डाउनलोड कर कर उसके अंदर मॉडिफाई करके एक नया रेजोल्यूशन अपनी क्लाइंट या फिर अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग आप ड्राफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा कि फिक्स रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है इसको हम स्पाइस प्लस पार्ट बी के अंदर भी लिख सकते हैं, यानी वहां पर भी हम इस एड्रेस को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन स्पाइस प्लस पार्ट बी के अंदर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को फिक्स करने में एक समस्या रहती है। समस्या क्या रहती है कि जो कंपनी के प्रपोज्ड डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के लिए जो हमें प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है? रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और एनओसी, जो कि लैंडलॉर्ड के नाम से होनी चाहिए सभी चीज़ें। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उस पर लैंडलॉर्ड का नाम नहीं होता, मे बी उसके फादर का नाम हो सकता है वो फादर इस दुनिया के अंदर ही ना हो। ऐसे केस के अंदर मान लीजिए कि आपने स्पाइस प्लस पार्ट बी के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस को फिक्स किया, तो आरओसी से उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल क्लियर नहीं है, इसके ऊपर जो नेम है और जो रेंट एग्रीमेंट के अंदर नेम है लैंडलॉर्ड का, ये दोनों आपस में मैच नहीं करते। और इसी वजह से हम लोग जनरली जो कंपनी बनाते हैं वो स्पाइस प्लस पार्ट बी के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस को फिक्स ना करके कंपनी को बनाने के बाद हम रजिस्टर्ड ऑफिस को फिक्स करते हैं। और इस बात का हम रेजोल्यूशन भी पास करते हैं फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपनिंग। कंपनी बनने के बाद सबसे पहला काम जो करना होता है वो है बैंक अकाउंट का ओपन होना।
क्योंकि अगर बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ तो आगे के सारे काम स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, आप कर ही नहीं सकते उनको। क्यों? क्योंकि आगे के जितने भी काम होंगे उन सब के अंदर आपको वो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और वो रिक्वायरमेंट कैसे होगी अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। एक काम और भी किया जाता है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर कि अडॉप्ट सील ऑफ द कंपनी। अब सील कंपनी की किस तरीके की हो सकती है? सील दो तरीके की होती है। एक तो होती है राउंड स्टैंप, जिसके अंदर यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है और यहाँ पर उसका स्टेट लिखा हुआ होता है कि किस स्टेट के अंदर उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है। दूसरी स्टैंप होती है जिसमें यहाँ लिखा होता है फॉर और यहाँ पे लिखा होता है उस कंपनी का नाम, सपोज XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर डायरेक्टर्स। ये नॉर्मल स्टैंप्स है, किसी भी स्टैंप वेंडर के पास आप जाते हो तो वहाँ पर ये स्टैंप आपको मिल जाती हैं। आप अपनी कंपनी का नाम बताइए, वो सुबह से लेकर शाम तक में आपको ये स्टैंप बना के दे देता है। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर हमें ये सारे रेजोल्यूशंस पास करने होते हैं। अब सवाल आता है कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, ये वाला पार्ट, इसको फिक्स करने के लिए आपको किस तरीके से वो फाइलिंग करनी है, उस फाइलिंग के साथ क्या क्या चीज़ें आपको अटैच करनी है, आइए बात कर लेते हैं। देखिए, रजिस्टर्ड ऑफिस है जो कंपनी का, वो INC 22 फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल किया जाता है। इसके लिए जो बोर्ड रेजोल्यूशन है वो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर कि ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर पास किया जाता है। और ये जो रेजोल्यूशन है ये 30 डेज के अंदर ही पास करना होता है। ये अभी तक हमने सीख लिया। जिस डेट को हम इस रेजोल्यूशंस को पास करते हैं उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर हमें ये रेजोल्यूशन, ये फॉर्म और जो बाकी अटैचमेंट है, ये सभी चीज़ें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करनी है। सबमिट आप कैसे करेंगे? ऑनलाइन। इस फॉर्म के साथ जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनके डिजिटल सिग्नेचर भी अटैच होंगे। जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो भी एक प्रोफेशनल पर्सन है जो इस फाइलिंग को करेगा, उसके डिजिटल सिग्नेचर भी यहाँ पर अटैच होंगे। अगर आपने ये फाइलिंग लेट की तो फिर क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपसे लेट फाइलिंग पेनल्टीज लेगा। वो पेनल्टीज कितनी होगी आपको इसी कोर्स के अंदर कैलकुलेशन के अंदर वो मिलेगी कहीं ना कहीं पे। अटैचमेंट INC 22 के साथ क्या होगा, अगर आपकी प्रेमिसाइज यानी जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वो रेंटेड है, यानी आपने रेंट पे लिया हुआ है, आपने या फिर आपके किसी क्लाइंट ने, तो एक रेंट एग्रीमेंट अटैच होगा, यूटिलिटी बिल अटैच होगा यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये यूटिलिटी बिल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एक रेजोल्यूशन की कॉपी अटैच होगी जो कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है, उसी को हम PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्टर्स के साइन करा के यहाँ पर अटैच करेंगे। एक चीज़ और भी अटैच होगी, NOC फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, यानी जिससे आपने वो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस रेंट पे लिया हुआ है उससे एक हमें NOC भी लेनी होगी। इस NOC का फॉर्मेट भी आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगा, वर्ड फॉर्मेट के अंदर, जिसके अंदर आप अपने लैंडलॉर्ड की और डायरेक्टर्स की डिटेल डालकर एक PDF में कन्वर्ट करके या प्रिंट आउट निकाल के साइन करके अगेन PDF बनाकर यहाँ पर हमें अटैच करना होगा। ये चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जितनी भी ये चीज़ें हैं ये सारी PDF फॉर्म के अंदर ही अटैच होती हैं। किसमें? INC 22 के अंदर। सभी चीज़ों के ऊपर साइन होने चाहिए, किसके? लैंडलॉर्ड के और डायरेक्टर्स के। नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट ओपनिंग। जब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस फिक्स हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप है कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करना। और यकीन मानिए दोस्तों कि ये बैंक अकाउंट ओपन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आप अपने नज़दीक का या फिर आपके क्लाइंट अपने नज़दीक का कोई भी बैंक, जो भी जहां से भी उनको ऑपरेशन करना आसान हो, उस बैंक के अंदर अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना है या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको वो बैंक अकाउंट ओपन करना है। इवन आप किसी ग्रामीण बैंक के अंदर भी वो बैंक अकाउंट ओपन करा लेते हैं तो भी वो फुल्ली वैलिड है। बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको फिल करना है। ये बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको बैंक से मिल जाता है। डिपॉजिट शेयर कैपिटल मनी, जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है तो जो कंपनी के डायरेक्टर कम शेयर होल्डर होते हैं या फिर शेयर होल्डर अलग से भी हो सकते हैं, तो वो अपनी शेयर कैपिटल मनी को इस बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करेंगे। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्टर को या फिर किस शेयर होल्डर को कितनी मनी डिपॉजिट करनी है? ये अमाउंट आपको पता चलेगी MOA से। MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके लास्ट पेज के ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि किस डायरेक्टर ने कितने शेयर लेना एक्सेप्ट किया है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि किस डायरेक्टर ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं। सपोज किसी डायरेक्टर ने 500 शेयर का सब्सक्रिप्शन किया था तो 500 को 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जनरली एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होती है। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 5000 रुपीज़ उसको डिपॉजिट करने हैं।
अगर आपके या फिर आपके क्लाइंट के लिए ये सारी फिगर अलग अलग हो सकती हैं कि किसी कंपनी ने या किसी डायरेक्टर ने हो सकता है कि 1000 शेयर सब्सक्राइब किए हों, 10,000 किए हों, 1 लाख किए हों, तो उसके हिसाब से ये अमाउंट आगे पीछे होगी। जब ये अमाउंट बैंक के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी तो उसके बाद ये वाली बैंक स्टेटमेंट आपके पास आएगी, यानी एक प्रोफेशनल पर्सन के पास आएगी और वो इससे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करेगा। उसके बाद कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होंगे, क्योंकि अगर किसी डायरेक्टर कम शेयर होल्डर ने या फिर एक शेयर होल्डर ने कंपनी के पास अपनी शेयर कैपिटल मनी डिपॉजिट नहीं कराई तो उसको शेयर सर्टिफिकेट्स कहां से इशू होंगे दोस्तों? शेयर सर्टिफिकेट के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? एक रेजोल्यूशन आपको चाहिए। रेजोल्यूशन का फॉर्मेट किस तरीके का होता है आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा, वर्ड फॉर्मेट के अंदर। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये भी आपको बैंक को देना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यकीनन आपके पास होगा, क्योंकि ये जितने भी काम मैं अभी आपको बता रहा हूं इससे पहले पहले वो कंपनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर सिन नंबर आपके पास है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है MOA। MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के साथ का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं INC 33। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AOA। ये फॉर्म भी आपके पास अवेलेबल होता है, ये फॉर्म कहलाता है INC 34। इसके अलावा डायरेक्टर्स की KYC आपको चाहिए होती है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। KYC के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं? जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, एक है तो एक तो हो ही नहीं सकता। खैर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो उन दोनों डायरेक्टर के पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनके फोटोज़, ये सारी चीज़ें प्लस ये बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप बैंक के पास सबमिट करते हो तो कुछ वेरिफिकेशंस के बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। नेक्स्ट आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस का। क्यों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है? आइए इस बात को समझते हैं। सबसे पहली बात तो कि जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है इसके लिए जो फॉर्म है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने फॉर्म इशू किया है वो है फॉर्म 20A। फॉर्म 20A को कंपनी रजिस्ट्रेशन के 180 दिन के अंदर यानी ऑलमोस्ट 6 मंथ के अंदर हमें फाइल करना होता है, और इसके लिए भी हमें बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होता है जो कि हमने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर पास किया हुआ था। उसके बाद क्या है कि ये जो फॉर्म 20A है इसको फिल करना है और सबमिट करना है। गवर्नमेंट की फीस पेड करनी है। एक चीज़ यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि जितनी भी फाइलिंग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास होगी सभी फॉर्म्स के लिए हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करनी होती है। वो पेमेंट कैसे करनी होती है अभी तक आप सीख चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको जब कंपनी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को अपलोड करना बता रहा था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट की फ़ीस किस तरीके से पेड होती है। हर एक काम के लिए कुछ ना कुछ फीस है, कम या ज़्यादा हो सकती है, ये केस टू केस डिपेंड करता है। अगर हम इस फॉर्म को फाइल नहीं करते या फिर लेट फाइल करते हैं तो उसके लिए हमें पेनल्टीज़ देनी होती है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास आज की डेट में एक ही सबसे बड़ा हथियार है, वो है पेनल्टीज़। या तो आप टाइम से फाइल कीजिए या फिर आप पेनल्टीज दीजिए। जितनी भी पेनल्टीज हैं सारी ऑनलाइन कैलकुलेट होगी, इसके अंदर कोई अप एंड डाउन नहीं हो सकता। जो एक बार फिक्स हो चुकी वो पे करनी ही करनी पड़ेगी। फॉर्म 20A के साथ आपको अटैचमेंट क्या क्या लगानी है? कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा, ये जो बैंक स्टेटमेंट है जिसके अंदर वो शेयर कैपिटल मनी डिपॉजिट हुई थी वो बैंक स्टेटमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। डायरेक्टर्स और जो प्रोफेशनल पर्सन हैं, मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर आप भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, तो आपके डिजिटल सिग्नेचर भी यहाँ पर अटैच होंगे। उसके बाद ये फॉर्म यहाँ पर फाइल होगा। नेक्स्ट आता है फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। फर्स्ट ऑडिटर भी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। अगर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करते तब भी हमें पेनल्टीज देनी होती हैं। यहाँ पर हम एक बात समझ लेते हैं कि जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं, 1% कंपनीज हैं, इनके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होना मैंडेटरी है। बेशक आप 1 रुपये का बिजनेस कीजिए या नहीं कीजिए, ये एक सेकेंडरी बात है, लेकिन ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका ऑडिट होना, वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल होना, ये सब मैंडेटरी है और इन सब के लिए एक फीस भी पेड करना मैंडेटरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ये अपॉइंटमेंट कैसे होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। 2 तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है। एक तो है पहला ऑडिटर जब कंपनी बनती है, दूसरा जब कंपनी को बने हुए 1 साल हो जाता है या फिर यूं कहें कि उसकी जो पहली AGM जब होल्ड होती है उसके बाद जो AGM में ऑडिटर कंफर्म होता है वो एक सेकंड ऑडिटर है।
मे बी ये दोनों पर्सन सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। पहले ऑडिटर को अपॉइंट करने की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, और जब उस डायरेक्टर को अगेन हम नेक्स्ट ईयर के लिए कंफर्म करते हैं एज ए ऑडिटर, तो वो पावर होती है शेयर होल्डर के पास। और शेयर होल्डर कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी के रजिस्टर होने के जस्ट बाद जो ऑडिटर अपॉइंटमेंट होना है, ये ऑडिटर की पावर है अपने पास। किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। हु कैन बी ए ऑडिटर? एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि एक ऑडिटर कौन हो सकता है। अभी तक इंडिया के अंदर जो ऑडिटर अपॉइंटमेंट होने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है, जैसे मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। इसके अलावा जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट होते हैं, या फिर एडवोकेट्स होते हैं, या फिर कोई भी दूसरा प्रोफेशनल पर्सन, उनके पास ये वाली पावर नहीं है ऑडिट करने की। डू ऑडिट, ऑडिटर करता क्या है कि वो ऑडिट करता है, फाइनलाइज करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को। ऑडिटर अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। देखिए, जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो 30 डेज के अंदर है, तो यकीनन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर जो ऑडिटर अपॉइंटमेंट हुई वो भी 30 दिन के अंदर ही होना कंपलसरी है। अगर इसको हम लेट करते हैं तो यहाँ पर भी पेनल्टीज देनी होती हैं। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट पावर इज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि पहले ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करने की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। जब उसी डायरेक्टर को अगेन नेक्स्ट ईयर के लिए हमें ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना है तो वो पावर शेयर होल्डर के पास है, जो कि एजीएम के अंदर होल्ड होती है। इस फॉर्म को, यानी ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए जो फॉर्म होता है वो है एडीटी 1। एडीटी 1 को हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना होता है, और ये कब फाइल करना होता है? जब भी उसकी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है विद इन 30 डेज, तो 30 डेज के नेक्स्ट 15 डेज के अंदर हमें वो एडीटी 1 फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना होता है, और लेट अगर हम करते हैं तो फिर हमें पेनल्टीज देनी होती हैं। एडीटी 1 के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जो कि अटैच होने हैं? देखिए, एक तो है रेजोल्यूशन जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पास किया। ये मैं आशा करता हूं कि आप लोग अब तक समझ चुके हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन का जो फॉर्मेट है ये आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगा, वर्ड फॉर्मेट के अंदर, जिसको आप चेंज करके अगेन यूज भी कर सकते हो और मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। कॉपी ऑफ इंटीमेशन सेंट बाय द कंपनी। देखिए, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एक ऑडिटर अपॉइंटमेंट होती है तो उसके बाद वो कंपनी उस सीए को, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक लेटर भेजती है कि आपको हमने अपनी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंटमेंट किया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीमेशन सेंट बाय द कंपनी, क्योंकि कंपनी जितना भी काम करती है वो सारा काम रिटर्न के अंदर होता है। तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एक लेटर जाएगा, मे बी वो लेटर बाय हैंड भी हो सकता है, बाय पोस्ट भी हो सकता है, मे बी बाय मेल के थ्रू भी हो सकता है। तो उस मेल को अगर हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें तो वो हमारे लिए इंटीमेशन सेंट बाय द कंपनी बन जाएगा। तीसरी चीज हम यहाँ पर क्या अटैच करनी होती है? कॉपी ऑफ रिटर्न एक्सेप्टेंस कंसेंट गिवन बाय द ऑडिटर। जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास वो लेटर, मेल या कुछ भी जाता है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो भी राइटिंग में एक कंफर्म करता है कि ठीक है, आपने मुझे अपनी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया है तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न कॉन्सेंट। इसको भी हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, यकीनन इसके ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन होंगे। तो ये तीन चीजें एडीटी 1 फॉर्म के साथ अटैच होंगी और ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल होंगी। ये 5 चीजें थी जो कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस के अंदर आपको करनी ही करनी होती हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी है जिसने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस किया ही नहीं, उसे आइडिया नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, प्रोफेशनल पर्सन या फिर वेबसाइट्स इस तरीके की हैं मार्केट में जो लोगों को गुमराह करती हैं, जो ये कहते हैं कि ठीक है, कम पैसे के अंदर हम आपकी कंपनी को रजिस्टर करके दे देंगे, लेकिन क्योंकि अब मार्केट के अंदर कंपटीशन है इसलिए वो अधूरी बातों को अपने क्लाइंट्स को बताते हैं या फिर उन लोगों को बताते हैं जो लोग कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं। अब उनको तो नॉलेज है नहीं, लेकिन जो लोग कंपनी को रजिस्टर करते हैं उनको ये सारी बातें पता होती हैं कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस में क्या क्या काम हमें करने होते हैं। अब ये काम नहीं होते तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है? जो कंपनी को बनाते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं या फिर शेयर होल्डर होते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना होता है कि विदाउट सीओबी यानी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अगर सीओबी आपने फाइल नहीं किया तो पहली बात तो ये कि आप बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। सपोज आपने बिजनेस को स्टार्ट कर भी लिया तो उसके अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो भी आप बिजनेस करोगे, सब क्या कहलाएंगे? अल्ट्रा वायरस, यानी कानून के दायरे से बाहर।
जो कि आपने गलत काम किया ऐसा कहलाएगा वो सारा काम। इसलिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या फिर मैं यूं कहूं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि कांट इशू शेयर सर्टिफिकेट्स। अब शेयर सर्टिफिकेट कैसे आप इशू करोगे जब तक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस कंप्लीट नहीं हुए। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस के अंदर एक कंप्लायंसेस आपने अभी तक सीखा कि बैंक अकाउंट ओपनिंग। अगर बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ तो जितनी भी शेयर कैपिटल मनी थी वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुई। अब डिपॉजिट नहीं हुई तो शेयर सर्टिफिकेट भी इशू नहीं हो सकते। इसके अलावा जितनी भी जो दूसरी आरओसी फाइलिंग है, जितने भी आरओसी के दूसरे फॉर्म्स हैं या फिर कंप्लायंसेस हैं, वो सभी कंप्लायंसेस रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि जब तक ये सीओबी फाइल नहीं है तब तक आप कोई भी दूसरी फाइलिंग नहीं कर सकते। इसका इफेक्ट एक और क्या होता है कि क्लोजर ऑफ कंपनी कांट पॉसिबल। जब मान लीजिए कि किसी कंपनी में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया या फिर डायरेक्टर के बीच में कोई मतभेद क्रिएट हो गया, वो लोग कहते हैं कि अब हमें इस कंपनी के अंदर काम ही नहीं करना, तो क्या होगा? वो कहेंगे कंपनी को बंद कर दो। लेकिन कंपनी बंद भी नहीं हो सकती। क्यों? जब तक ये सीओबी फाइल नहीं है। सीओबी यानी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो फॉर्म है, फॉर्म 20A के अंदर ये फाइल नहीं है तो आप कंपनी को क्लोज भी नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल, कांट पॉसिबल। कंपनी को रन करने के लिए मैंने बताया रजिस्टर्ड ऑफिस आपको फिक्स करना मैंडेटरी है। अगर ये फाइलिंग नहीं हुई तब आपको पेनल्टीज भी देनी पड़ेंगी। ऑडिटर अगर आपका अपॉइंट नहीं हुआ तब भी आपको पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो की पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट हो तो इस कोर्स के अंदर ही आपको एक क्वेश्चन बॉक्स मिलेगा, वहां पर आप अपने सारे डाउट्स लिख दीजिए। वो सारे डाउट्स हमारे पास और हमारी टीम के पास आएंगे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। इसके अलावा हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है इनकम टैक्स वाला। उस इनकम टैक्स वाला के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी फ्री वीडियोस हैं, क्योंकि आपने ये कोर्स परचेज किया तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग या तो अकाउंटेंट हो, प्रोफेशनल पर्सन हो या फिर एक सीए आर्टिकल्स हो। तो आने वाले टाइम के अंदर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि इन सभी कामों को करेंगे आने वाले समय के अंदर। तो आपके लिए जो यूट्यूब चैनल है हमारा इनकम टैक्स वाला, वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आप उस चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर इस कोर्स के अंदर तो आपको वीडियोस मिलने ही मिलने वाली हैं। यकीनन बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे फॉर्मेट्स, बहुत सारे पीडीएफ, एक्सेल वगैरह सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट होते हैं, वो छोटी छोटी वीडियोस के अंदर या फिर शॉर्ट या एक ऐसी वीडियोस के अंदर जो 5-7 मिनट की होती हैं, उसके अंदर आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।